साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको एक रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बिजली जीवन में रच बस गई है। घर घर में बिजली है, शहरों में तो आई है, देहातों में भी। कभी ऐसा होता था जब बिजली थी ही नहीं। अब एक छोटा सा इतिहास आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 1954 में 55 में कोई बिजली विभाग नहीं हुआ करता था। क्या होता था? कुछ बिजली मतलब कुछ पावर हाउस सिंचाई विभाग के अंतर्गत में थे, छोटे छोटे पावर हाउस। कुछ पावर हाउस पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत होते थे। उस समय बिजली मंत्री हुआ करते थे पंडित कमलापत त्रिपाठी, जो बनारस के रहने वाले हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी है। उनको कहा जाता था सिंचाई, बिजली एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री। मतलब बिजली का, सिंचाई का और पीडब्ल्यूडी का एक ही विभाग हुआ करता था। बिजली थी नहीं, बहुत सीमित मात्रा में बिजली थी। शहरों में बिजली थी, सीमित दायरे में थी। आज जैसे विशाल शहर नहीं थे, बहुत छोटे छोटे शहर हुआ करते थे और 20-21 मेगावाट के जनरेशन होते थे। प्राइवेट कंपनियां पावर हाउस चलाती थी। 1921 में लखनऊ में बिजली आई, 1928 में बनारस में बिजली। उसी तरह से इसी के आसपास आगरा, कानपुर और तमाम ये जो शहर हैं, ये तब बहुत छोटे छोटे ही शहर हुआ करते थे। कानपुर को अगर छोड़ दें तो बाकी शहरों का कोई मतलब नहीं था आज के हिसाब से। 1961 में बिजली बोर्ड का गठन सरकार ने किया। उससे पहले का एक किस्सा बता दें। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है पिपरी, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पिपरी एक जगह है, वहाँ पर 300 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उस समय के हिसाब से 300 मेगावाट हमारे नेताओं की समझ में नहीं आता था। उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संपूर्णानंद जी थे। चंद्रभान गुप्ता जी जो है बहुत एक्टिव थे उस समय, और इसी तरह से अन्य लोग थे। तो 300 मेगावाट में हमारे राजनेताओं को ये समझ में नहीं आता था कि 300 मेगावाट करेंगे क्या हम। इतनी ज़्यादा बिजली है कि 300 मेगावाट बहुत ज़्यादा बिजली है, इसका सरकार क्या कर सकती है। तो संपूर्णानंद जी ने जो है वो चंद्रभान गुप्ता, एक मशविरा हुआ। मशविरा में ये कहा गया कि चंद्रभान गुप्ता बिरला जी से मिलें और उनसे आग्रह करें कि वो कोई फैक्ट्री विक्ट्री में लगाएं ताकि हम 300 मेगावाट का खपत हो सके। ऐसा ही हुआ। बिरला जी ने अपना सर्वे कराया अपनी टीम से और पता चला बक्साइट की ओर जो है मध्य प्रदेश में है, जो बॉर्डर जिला ही है। सोनभद्र मध्य प्रदेश का बॉर्डर जिला। तो बिरला जी ने मैं अपने मशवरे में पाया कि बॉक्साइट की खदानें जो हैं मध्य प्रदेश में हैं। बॉक्साइट अल्मुनियम बनाने का अयस्क है या खदान है एक तरह से। बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है जिससे अल्मुनियम बनाई जाती है। बॉक्साइट में ही अल्मुनियम पाया जाता है। तो उन्होंने हिंडाल्को की नींव पड़ी और हिंडाल्को हिंदुस्तान अल्मुनियम कॉरपोरेशन बना, जिसका शॉर्ट में नाम हिंडाल्को है। वो बिरला जी की कंपनी है और बिरला जी की सबसे अच्छी कंपनी है आज के हिसाब से। बिरला जी एग्री हो गए और 300 मेगावाट लेने के लिए तैयार हो गए कि जो भी जनरेशन होगा उससे हम उसका पूरा पूरा जो है हम बिजली ले लेंगे,
एक सामान्य भाषा में आपको समझा रहे हैं, बिजली ले लेंगे और हम अपना काम करेंगे। एग्रीमेंट ये हुआ कि जितना हमारी जनरेशन कॉस्ट आती है उतने पर ही हम बिजली आपको दे देंगे। मतलब उस समय जनरेशन कॉस्ट 1 पैसा पर यूनिट आती है। जनरेशन कॉस्ट मतलब बिजली बनाने में जितना पैसा लगता था, जितनी धनराशि खर्च होती थी, वो 1 पैसा पर यूनिट थी। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट 1 घंटे तक आप अगर प्रयोग में लाते हैं तो 1 यूनिट हुई। अब सरकार भी खुश और बिरला जी तो खुश थे ही। बिरला जी तो दूरदर्शी थे। बिरला जी को उद्योग लगाने का आज की तरह से नहीं थे जो 5 अरब की शादियां हो रही हैं। मैंने तो कभी सुना नहीं कि बिरला जी के परिवार में 5 अरब की शादी हुई। तो ये नए नए जो पैदा हुए हैं अरबपति, इनकी बात छोड़िए, पर बिरला जी ने लगा लिया और बिरला जी ने धीरे धीरे एक अच्छी खासी कंपनी खड़ी कर ली। बिरला जी उसी के साथ साथ एक अपना पावर हाउस भी वहाँ से 40 किलोमीटर दूर रेणु सागर पावर कंपनी बनाया उन्होंने, और वो उस स्थान का नाम रेणु सागर रखा गया जो अनपरा के पास है, अनपरा से 1 किलोमीटर के दूर पर। तो इस तरह रेणु सागर पावर कंपनी की नींव पड़ी, हिंडाल्को की नींव पड़ी। और चूंकि अल्युमिनियम के बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन के लिए वो कहाँ से लाने जाए, वो दूर था, तो वहीं फैक्ट्री लगवा दिया कनोडिया जी से। कनोडिया जी भी एक उद्योगपति थे और वहाँ बन गया कनोडिया केमिकल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन करते थे और सारा का सारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हिंडाल्को को दे देते थे। ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। अब आपको रेणु सागर पावर कंपनी की बात बताते हैं। मामला चलता रहा। कालांतर में बाद में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे बिजली के बारे में और भी यूनिटें लगनी शुरू हो गई। नेहरू जी, मैंने बताया भी आपको कि नेहरू जी बहुत दूरदर्शी थे। नेहरू जी बहुत स्वप्नदर्शी भी थे और नेहरू जी डिस्टेंट विजन था। नेहरू को तो मैं कहूँगा कि वो देश के हीरा थे जिसकी चमक जो है कभी खत्म नहीं होनी है। गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, इन लोगों ने साथ में लड़ी, लेकिन जो विजन नेहरू के पास था वो विजन आज तक किसी राजनीतिक के पास नहीं हुआ। कहने को जिसको जितना कहना हो कह ले, लेकिन नेहरू का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नेहरू विदेश में पढ़े थे, विदेशों में जाते थे, वहाँ की रौनक उन्होंने देखी थी, वहाँ की कार्यशैली देखी थी, वहाँ के कार्य करने का तरीका देखा था, वहाँ लोगों की सोच देखी थी, अध्ययन देखी थी। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आपने हजारों डिग्री ले ली और विजन आपके पास कुछ भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, नेहरू ने भाखड़ा नंगल जो है वो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया। पंजाब में वो सबसे पहले बना था भाखड़ा नंगल। और मैंने कई वीडियो में बताया है कि वहाँ नेहरू जब उद्घाटन करने गए तो भरपूर रोए, यह सोचकर कि उनका कहना था कि हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी नहर और इतना बड़ा पावर प्लांट बन जाएगा, हमने कभी सोचा ही नहीं। विदेशों में देखा तो था लेकिन सोचा नहीं था, तो भावुक हो गए। गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई। गांधी का ऋण ये देश कभी नहीं चुका पाएगा, परंतु नेहरू का भी ऋण कभी नहीं चुका पाएगा, पटेल का भी ऋण कभी नहीं चुका पाएगा। आज जिस तरह से छिछोरापन चल रही है, राजनीति में भी, समाज में भी, धर्म में भी, व्यापार में भी, हर जगह, उसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो एक प्रोग्राम बना कि
1966 में गेहूं आयात होता था अमेरिका से। सारे स्कूलों के हॉस्टल में, सारे होटलों में चावल बंद कर दिया गया, क्योंकि चावल था ही नहीं, देश में पैदा होता था। और गेहूं अमेरिका से मंगाया गया, मक्का अमेरिका से मंगाया गया, आयात किया गया। देश की ये दशा थी। ये मेरे आंखों देखे बात है। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, पढ़ते थे, तब इंजीनियरिंग में तो नहीं बनता था चावल, केवल रोटी बनती थी, वो भी अमेरिका के गेहूं से। तो नेहरू ने जो है मनन किया, मंथन किया, स्वामीनाथन जैसे कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग लिया और भी वैज्ञानिकों का सहयोग लिया। इधर बिजली की कार्रवाई शुरू हुई। बिना बिजली के, बिना पावर के, बिना ऊर्जा के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो 1961 में पावर कारपोरेशन का गठन किया गया और उसकी कार्रवाई शुरू हुई। तब तक ओबरा में उन्होंने, फिर स्टील भी नहीं था देश में, स्टील का भी उत्पादन नहीं होता था, सीमेंट का भी उत्पादन नहीं होता था। तो करेंगे क्या? कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे? कैसे हम चीजों को बढ़ाएंगे? ये तो बेसिक मूल भी थी। जब हम लगभग 90% मरे हुए थे, 10% ही जान थी देश में, क्योंकि अंग्रेजों ने भी निचोड़ा, मुगलों ने भी निचोड़ा। मुगल तो खैर यहीं रह गए, लेकिन अंग्रेज तो निचोड़ करके यहाँ से पैसा इंग्लैंड ले गए, क्योंकि अंग्रेज पढ़े लिखे होशियार थे। तो इस तरह से गठन हुआ। फिर बिजली बोर्ड बना, बिजली अलग की गई, फिर सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी से अलग किया गया, बिजली की कार्रवाई शुरू की गई। नेहरू ने उसी सोनभद्र में, क्योंकि रॉ मटेरियल सोनभद्र में था, जंगली इलाका था, डाला, चूर्क और कजहरट में सीमेंट की फैक्ट्रियां बनाई। डाला बहुत बड़ी फैक्ट्री थी सीमेंट की, चूर्क उससे थोड़ा छोटा था। चूर्क को हेडक्वार्टर बनाया गया और कजहर में जो है क्रशिंग प्लांट लगाया गया। डाला से जो क्लिंकर बनता था वो रोपवे के थ्रू जो है कजहरट जाता था, आज भी जाता है, और वहाँ पर कजहरट में उसकी क्रशिंग की जाती थी, फिर बोरियों में पैकिंग की जाती थी और सीमेंट आया। ये कहानी है। और फिर हिंडाल्को पास ही में 30-40 किलोमीटर हिंडाल्को हो गया, कनोडिया हो गया, पावर प्लांट हो गया। रशियन इंजीनियर से उन्होंने उस इलाके का सर्वे कराया। रशियन इंजीनियरों ने कहा कि यहाँ 1 दर्जन थर्मल पावर प्लांट लगाए जा सकते हैं रेणु सागर के इलाके में, जिसमें खड़िया, बीना, शक्तिनगर, सिगरौली और ओबरा, ये सारे जो है जगह आते थे। और रशियन इंजीनियर्स ने बताया कि यहाँ कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, इसका खनन शुरू किया जाए। तो रशियन ने ओबरा पावर प्लांट लगाया। अब हर देश चालाकी तो करता ही है। मैं जा चुका हूँ, जब ओबरा बन रहा था तब मैं वहाँ जा चुका हूँ। रशियन ने डिस्कार्डेड यूनिट 50 मेगावाट की लगाई ओबरा में, जो उनके यहाँ चल चुकी थी, पर अब उस समय मजबूरी थी। कौन इंजीनियरिंग की इतनी जानकारी थी और न वो थी। तो इस तरह से ओबरा में 14,500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगा, 300 मेगावाट वही हो गया। तो करीब 20,000 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। और फिर ये जो बोर्ड बनाया गया, इन्होंने ट्यूबवेल के कनेक्शन देने शुरू किए, बड़े बड़े जिलों में, छोटे छोटे जिलों में। और एग्रीकल्चर को बूस्टअप किया गया, एक सुनियोजित तरीके से काम किया गया, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और फिर जो है सिंचाई की समस्या थी। हम लोगों के पास गांव में जमीन थी, पर हर जगह कुआं नहीं था। कुएं से सिंचाई होती थी, कितनी सिंचाई कुएं से होगी? ढेकली लोग चलाते थे, और दिन भर किसान का लड़का और किसान की औरतें और किसान जो है ढेकली चला करके पानी अपने खेतों में पहुंचाता था।
कितनी उपज हो जाएगी। फिर ट्यूबवेल लगने शुरू हुए। इतिहास बता रहे हैं, वो नेहरू का इतिहास समझ लीजिए, देश का इतिहास समझ लीजिए, इस समाज का इतिहास समझ लीजिए, यहाँ के रहने वाले लोगों का इतिहास समझ लीजिए। मेरे सामने की बात है, खाद कोई नहीं डालता था खेतों में, कहता था खाद डालने से जो है वो ऊसर हो जाएगी मेरी जमीन। ट्यूबवेल नहीं लगाते थे लोग, उनको ये था कि पानी नहीं सब खींच जाएगा तो धस जाएगा हमारी जमीन ही। तो इस तरह की स्थिति थी और ये स्थिति काफी दिनों तक चली। और मुझे याद है उन्होंने ब्लॉकिंग की, रशिया में गए, रशिया के लोगों ने समझाया कि ब्लॉकों में डिवाइड करिए पूरे देश को, ब्लॉक्स बनाइए 10, 20, 25, 50 गाँवों का, और फिर जो है वहाँ एक अधिकारी बताइए जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, बीडीओ, उसके अंडर में एडीओ हुआ करते थे। जब मैं 7th क्लास में पढ़ा था तो हमारे गांव के पास ब्लॉक खुला था और बीडीओ एडीओ आते थे जब स्कूलों में तो उनका भव्य स्वागत किया जाता था। आज की तरह से नहीं था, भव्य स्वागत किया जाता था, उन्हें देवता माना जाता था। वो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क फैलाए, खाद का, ये ट्यूबवेल लगाने का, बीज का, तमाम चीज़ों का, जिससे खेती डेवलप हुई और देश में एक सौभाग्य जगा। इसी बीच में नेहरू, बताया ही हमने कि स्वप्नदर्शी थे, उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोला पंतनगर में। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरा इंस्पेक्शन किया हुआ है। वहाँ एक नागला फार्म हुआ करता था, जो गवर्नमेंट का नागला फार्म था 32,000 एकड़ का, उसकी 11,000 एकड़ जमीनें जो है फॉरेस्ट को दी गई और बाकी जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी को दी गई। पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी ज़मीनें हैं जिनमें वो खेती करवाता है, बीजों की खेती करवाता है, उन्नत बीजों की, और तमाम जो है एक्टिविटी वहाँ चालू रहती है। उसको भी मेरा देखा हुआ है, दिन रात रिसर्च होते रहते हैं, तमाम चीज़ें हैं। वो अन्य वैज्ञानिक हैं। वहाँ विशाल हवाई अड्डा बनाया गया, वहाँ इंटरनेशनल लाइब्रेरी इसकी बहुत रीच है, बहुत किताबें हैं उसके अंदर, बहुत चीज़ें हैं। और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट शुरू हुआ और एग्रीकल्चर धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर होना शुरू भी हुए। फिर फैजाबाद में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के नाम पर दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई और इस तरह से देश का विकास हुआ, देश आत्मनिर्भर हुआ। और आज जो पैकेटों में भर भर के बांधा जाता है फोटो लगा करके, इसमें प्रेजेंट नेताओं का, राजनेताओं का कोई योगदान नहीं है। ये नेहरू की ही देन है, ये कांग्रेस की ही देन है। और 64 आते आते एक ताना बाना खड़ा हो गया, उस ताने बाने के सहारे और लोगों ने उसको आगे बढ़ाया और आज स्थिति बताया ही आपको। जो अनाज बांटे जाते हैं, तेल घी जाने क्या क्या बांटे जाते हैं और वोटरों को लुभाया जाता है, वो और किसी की नहीं, नेहरू की देन है। तो इस तरह से देश के अंदर बिजली विभाग स्थापित हुआ। अब आज भी हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। गांव गांव में बिजली का जाल फैला और एक बिजली जो है आवश्यक, जीवन के साथ जुड़ गई, एक आवश्यक वस्तु के रूप में। अब बिना बिजली के तो कोई घर नहीं होगा, हर घर में बिजली है, लेकिन उसकी कहानी तो बड़ी अनूठी है और आज भी है। पिछले 15 सालों से कोई पावर हाउस नहीं बनाने लगा। वहां जरूर बढ़ाया गया, शक्तिनगर में पावर हाउस डाला गया, रिहंद में पावर हाउस डाला गया, रिहंद नगर उसको बोलते हैं, उधर रेणुकोट के पास है आगे, और अनपरा में पावर हाउस बनाया गया। इस तरह से बिजली का जाल फैलाया गया और एनटीपीसी का गठन किया गया। विजन की बात है। आज हम जाते हैं विदेशों में तो टेक्नोलॉजी नहीं लाते हैं,
टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं, हम दूसरे देशों में वहाँ की सरकार बनवाते हैं। एक हमारे परिचित थे जिनके लड़के PWD के चीफ इंजीनियर थे, लोहा नहीं देश में पैदा होता था तो इस्पात फैक्ट्रियां लगवाई उन्होंने, बोकारो, भिलाई, इन जगह 3-4 जगहों में लगवाया और पैसा नहीं था जो इतने बड़े प्लांट बनाए, तो उन्होंने इंटरनेशनल जो है टेंडर करवाया और विदेशों की कंपनियां आई और उन्होंने उसको डेवलप किया, क्योंकि विदेशों में तो ये मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स चलती नहीं, ये ढोंग पाखंड डांबर होता नहीं, ये साधु सन्यासी होते नहीं जो दिन रात आग उगलते रहते हैं और इस तरह की कोई धर्म कर्म और पता नहीं क्या क्या यहाँ होता है, मुझे कहने में भी शर्म आती है। वो तो होता नहीं, वहाँ तो दिन रात उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम होता रहता है, आज भी होता रहता है, तब भी होता रहता है। वहाँ मंदिर नहीं बनता, राम मंदिर, श्याम मंदिर हो, ये मंदिर हो, वो मंदिर नहीं बनता। तो इस तरह से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हमारे परिचित थे, उनका लड़का चीफ इंजीनियर था, उसको कंट्रोलर ऑफ स्टील बना दिया गया कानपुर में। कानपुर में उद्योग का ऑफिस है, इंडस्ट्री ऑफिस कानपुर में ही है, तो उनको वहाँ पर एज ए स्टील कंट्रोलर पोस्ट किया गया। उनके पिताजी ट्रेन में कानपुर जा रहे थे, उनके पिताजी स्टेशन मास्टर थे, वो बैठे हुए थे ट्रेन में और ये उस समय की ट्रेनों में AC, 3AC, 4AC, पता नहीं क्या क्या AC और कुछ नहीं, बस फर्स्ट क्लास और जनरल डिब्बे हुआ करते थे। जनरल डिब्बे में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, एक आदमी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने बताया कानपुर जा रहे हैं। तो पूछे कानपुर क्या करने जा रहे हैं, बोले हमारा लड़का जो है वहाँ कंट्रोलर ऑफ स्टील है। तो उन्होंने कहा तब तो आपके घर में सोना बरसता होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो स्टील भी नहीं बरसता है, सोने की तो बात ही छोड़ दी। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।